जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है और बहुत सारे छात्र डे वन से तैयारी में लग जाते हैं। तो मेरे मित्र, मैंने अपने कई सेशन में आप सबों को बताया है कि किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने से पहले, उसके किसी भी सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने से पहले मेरे मित्र आपको उस एग्जाम से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो प्रीवियसली पूछे गए हैं, उसको एक बार देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि जो एग्जाम में आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका लेवल क्या है, उसका लैंग्वेज कैसा है, और फिर मेरे मित्र उसी अनुरूप आप अपने कोर्स को तैयार कर पाओ। तो उसी कड़ी में आज का ये सेशन आपका एनटीपीसी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा। और मेरे मित्र, इस सेशन के जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। ऑप्शन है बी प्लस, ए बी प्लस, ए प्लस, ओ प्लस। मेरे मित्र, आपसे यह सवाल करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल रिसिप्ट माना जाता है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये चीज हम लोगों ने कई बार याद करा है, ये चीज हम लोगों ने कई बार याद करा है कि जो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता ब्लड ग्रुप है वो क्या है। आप कहते हैं ए बी। क्या है? ए बी। क्यों है सर? तो आप सभी कहते हैं सर क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। क्या नहीं होता है सर? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है और इसीलिए मेरे मित्र ये जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं वो किसी भी ब्लड ग्रुप से क्या कर सकते हैं? ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए इसका आंसर बड़ा ही आसान है। आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन मेरे मित्र, सिर्फ आंसर को कर देने से ही काम नहीं चलेगा। अगर यहां पे सवाल आपसे ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग पूछा गया है तो कहीं ना कहीं ब्लड ग्रुप जो टॉपिक है उसको आपको टटोलना होगा। ध्यान में रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, रक्त की बात करते हैं सीधे सीधे, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी रक्त जो है वो एक तरल संयोजी उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? आप सभी कहेंगे तरल संयोजी उत्तक कहलाता है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि ये जो रक्त है इसमें दो मुख्य भाग होते हैं। पहला कौन सा भाग होता है? तो आप कहते हैं सर तरल वाला भाग। दूसरा कौन सा होता है? आप कहते हैं सर ठोस वाला भाग। और मेरे मित्र, इस तरल वाले भाग में बेसिकली कौन मौजूद होता है? आप कहते हैं सर प्लाज्मा मौजूद होता है। जबकि इस ठोस में क्या मौजूद होता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसी में हमारा आरबीसी, फिर हमारा डब्ल्यूबीसी और साथ में हमारा क्या आ जाता है? प्लेटलेट्स आ जाता है। ये बेसिक बात आप सबों को मालूम है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी ब्लड होगा तो वहां पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होगा। लेकिन आपको ये बस स्पेसिफाइड करके ध्यान में रख लेना है कि ब्लड में जो मौजूद प्लाज्मा होता है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, जबकि ब्लड में मौजूद जो अन्न कण होते हैं सर वो क्या होते हैं? सॉलिड पार्ट होते हैं। और मेरे मित्र, ये जो ब्लड के ठोस भाग हैं इसी को एक्चुअली में क्या बोला जाता है? रक्त कणिका, यानी कि ब्लड कर्पसेल्स बोला जाता है। अब यहां पे सवाल आपसे ब्लड ग्रुप से संबंधित करा गया है, तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि सर 1900 में, कब सर? सन 1900 में कार्ल लैंड स्टेनर के द्वारा, किसके द्वारा सर? कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ब्लड ग्रुप का पता लगाया गया। किसका पता लगाया गया? ब्लड ग्रुप का पता लगाया गया। ब्लड ग्रुप का पता लगाया गया। अब मेरे मित्र, आप सभी के मन में आएगा, पता लगाया गया, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये जो कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने ब्लड ग्रुप का पता लगाया, तो इस ब्लड ग्रुप को अलग अलग करने के पीछे उनका ध्येय क्या था? ऐसा क्या था ब्लड में कि उन्होंने ये कहा कि ब्लड ग्रुप जो है वो इतने प्रकार के होंगे? तो मेरे मित्र, आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने यह बताया कि जो अलग अलग व्यक्तियों का ब्लड होता है उसमें मौजूद जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं,
जो उसमें मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और इसी ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन बोला जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले ब्लड में जो एंटीजन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और इसी बेस पे सर लैंडस्टीनर साहब ने ब्लड ग्रुप को कितने ग्रुप में डिवाइड करा? आप सभी याद रखना, 4 ग्रुप में डिवाइड करा। और ये 4 ग्रुप कौन कौन सा था? तो आप सभी याद रखेंगे, ये 4 ग्रुप जो है हमारा, ए कौन सा था? ए, फिर कौन सा? बी, और फिर कौन सा? ए बी, और फिर कौन सा? आपका ओ। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आप बोल रहे हो कि ये जो ब्लड ग्रुप का प्रकार है ये किस आधार पे है? एंटीजन के आधार पे है, क्योंकि लैंडस्टीनर साहब ने ये रिसर्च के दौरान देखा कि प्रत्येक ब्लड में जो पाया जाने वाला सर एंटीजन है वो अलग अलग है। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा, आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि जो ब्लड ग्रुप आपका ए है, जो ब्लड ग्रुप आपका ए है, इसमें कौन सा एंटीजन होगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे, ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन होगा वो आपका ए होगा, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जो ब्लड ग्रुप बी है, इसमें जो एंटीजन होगा, इसमें जो एंटीजन होगा वो क्या होगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे, सर बी होगा, और इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जो ब्लड ग्रुप हमारा ए बी होगा, इसमें मेरे मित्र एंटीजन जो है वो क्या होगा? आप सभी ध्यान में रखिएगा, एंटीजन जो है वो ए और बी दोनों होगा, ए एवं बी दोनों होगा, ए एवं बी दोनों होगा। और मेरे मित्र जो ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें जो एंटीजन होगा, इसमें जो एंटीजन होगा आप सभी याद रखेंगे, कोई एंटीजन मौजूद नहीं होगा। तो जो हम लोग ब्लड ग्रुप को ए बी और ए बी एक अल्फाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वे एक्चुअली उस ब्लड ग्रुप के किसको बता रहा है? एंटीजन को बता रहा है, जो कि क्या है? एक सर विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि कहां मौजूद होता है? सर आरबीसी में मौजूद होता है। कहां मौजूद होता है? आरबीसी में मौजूद होता है। और मेरे मित्र इसी बेस पे सर लैंडस्टीनर साहब ने क्या बताया कि रक्त के जो हैं वो 4 समूह हो सकते हैं, सर ए बी और ओ। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ब्लड ग्रुप में एंटीजन के अलावा एंटीबॉडी भी मौजूद होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? अगर हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडी की, अगर हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडी की, तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो एंटीबॉडी है ये गामा ग्लोबिन प्रोटीन के रूपांतरण से सर फॉर्म होता है। और ये गामा ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो आपको कहां पे मिलती है? डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कोशिका में मिलती है, श्वेत रक्त कणिका में मिलती है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप आपका ए है, उसमें कौन सा एंटीबॉडी मिलेगा आपको? तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, इसमें बी एंटीबॉडी मिलेगा। जो ब्लड ग्रुप आपका बी है, इसमें जो आपको एंटीबॉडी देखने को मिलेगा वो ए मिलेगा। और याद रखिएगा एंटीबॉडी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सर स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि एंटीजन को सर कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेरे मित्र जो अगला आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा कि सर जो यूनिवर्सल आपका रिसिम्स ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता है। और मेरे मित्र जो आपका ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें कौन से एंटीबॉडी मौजूद होते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसमें ए एवं बी दोनों एंटीबॉडी मौजूद होते हैं। और मेरे मित्र इसीलिए जो आपका ब्लड ग्रुप ओ है, इसको क्या माना जाता है? सर्वदाता रक्त समूह माना जाता है। तो आप सभी मेरे मित्र अब इस चीज से वाकिफ हो चुके होंगे कि आखिर जो यहां पे ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है वो क्या है। और आप ध्यान में रखिएगा कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त ए बी, और अगर आपसे पूछ देता कि यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को बोला जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखते कि सर यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? ओ। और मेरे मित्र इसमें क्या नहीं होता है? आप सभी कहेंगे सर इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। मन में तो आ रहा होगा कि गुरुजी ये प्लस माइनस का क्या लोचा है? हम लोग भी सुने हैं कि ए पॉजिटिव ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव। तो मेरे मित्र लैंडस्टीनर और विनस नामक वैज्ञानिक ने सर ब्लड में एक और अन्य फैक्टर की खोज की। किस पे रिसर्च करके? सर बंदर पे रिसर्च करके। और उस बंदर का क्या नाम था? रिसस नाम था। तो मेरे मित्र जब उन्होंने इस पे रिसर्च करा तो उसे एक अलग तत्व मिला, और उस तत्व को भी एंटीजन ही बोला जाता है, जिसे मेरे मित्र लैंडस्टीनर और विनस ने उस वक्त क्या करा? RH फैक्टर का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? RH फैक्टर का नाम दे दिया। अब मेरे मित्र
अब मेरे मित्र जिस ब्लड ग्रुप में ये RH फैक्टर मौजूद होता है उसको RH पॉजिटिव बोला जाता है, और जिसमें ये RH फैक्टर नहीं होता है उसको RH निगेटिव बोला जाता है। तो यहां पे B पॉजिटिव है मतलब इसमें RH फैक्टर मौजूद है, B निगेटिव रहता तो हम लोग कहते हैं RH फैक्टर इसमें मौजूद नहीं है। A पॉजिटिव है तो RH फैक्टर मौजूद है, A निगेटिव रहता तो हम लोग कहते हैं RH फैक्टर सर इसमें मौजूद नहीं है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा, आपके लिए उपयोगी है। बहरहाल जो आपका अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 2, और आपसे पूछा जा रहा है कि पित्त डैश द्वारा स्रावित होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो पित्त की बात की जा रही है ना, इसी को हम लोग पित्तरस कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो पित्तरस है ये स्रावित कहां से होता है? सर ये पित्तरस जो है ये स्रावित होता है यकृत से। कहां से? यकृत से, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। और मेरे मित्र इस पित्तरस का संचयन यानी कि स्टोरेज कहां पे होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, पित्ताशय में होता है। कहां पे होता है? पित्ताशय में होता है। और मेरे मित्र आप सबों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि ये जो पित्तरस है इसका मेन कार्य क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसका मेन कार्य है वसा का पाइसीकरण करना। वसा का पाइसीकरण करना। क्या करना सर? वसा का पाइसीकरण करना। और ध्यान में रखिएगा कि भोजन के पाचन के लिए क्षारीय माध्यम तैयार करना। भोजन के पाचन के लिए क्या करना? क्षारीय माध्यम तैयार करना। और मेरे मित्र जब ये भोजन के लिए क्षारीय माध्यम तैयार करता है तो आप सभी ये समझ सकते हैं कि गुरुजी अगर इसकी नेचर की बात करेंगे, प्रकृति की बात करेंगे, तो हम सभी कहेंगे सर ये क्षारीय प्रकृति की होगी, यानी कि एल्कलीन प्रकृति की होगी। तो मेरे मित्र आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि पित्त डैश द्वारा स्रावित होता है, आप सभी कहेंगे सर यकृत के द्वारा स्रावित होता है। कहां संचयित होता है? आप कहेंगे सर गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में संचयित होता है। इसकी प्रकृति आप कहिएगा क्षारीय होता है। कार्य तो आप कहेंगे वसा के पाइसीकरण में मदद करता है और भोजन के पाचन के लिए क्षारीय माध्यम तैयार करता है। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ये अमाशय क्या है? तो भाई बड़े आप सभी ध्यान में रखना कि हम लोग कुछ भी भोजन करते हैं तो सबसे पहले वो पाचन के लिए जब हम उसको निगलते हैं तो वो कहां जाता है? हमारे अमाशय यानी कि स्टमक में आता है। अब इस स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होती है, जठर ग्रंथि मौजूद होती है, जो कि क्या करती है? जठर रस का स्रावन करती है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस अमाशय में मौजूद जठर ग्रंथि, इस अमाशय में मौजूद जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले, इस अमाशय में मौजूद जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो मेरे मित्र जठर रस होते हैं, जो जठर रस होते हैं उसका प्रकृति कैसा होता है? आपको यह ध्यान में रखना होगा, अम्लीय होता है। इसका प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय होता है। और इसी जठर रस में क्या देखने को मिलते हैं आपको? सर HCl देखने को मिलते हैं। और क्या देखने को मिलते हैं? सर श्लेष्मा या म्यूकस देखने को मिलता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इसमें क्या देखने को मिलता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजोन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजोन देखने को मिलता है, जो कि मेरे मित्र HCl के साथ मिलकर के एक्टिव पेप्सिन में बदल जाता है। और वो एक्टिव पेप्सिन आपके अमाशय में जो उपस्थित भोजन होता है उसमें मौजूद प्रोटीन के पाचन का काम करता है। तो अगर आपसे ये सवाल कर लिया सर कि अमाशय में कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है, आप कहेंगे जठर ग्रंथि मौजूद होती है। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। क्या होता है इसमें? सर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, श्लेष्मा और निष्क्रिय पेप्सिनोजोन होते हैं। जठर रस की प्रकृति कैसी होती है? आप कहेंगे अम्लीय होती है। हमारे आंत में अम्ल का उत्पादन कहां होता है? सर अमाशय में होता है। किसके द्वारा? जठर ग्रंथि के द्वारा। कौन सी अम्ल निकलती है? आप कहेंगे HCl निकलती है। अब मेरे मित्र ये अमाशय में जो आपके भोजन का जो प्रोटीन है उसका पाचन होता है, आंशिक रूप से वसा का पाचन हुआ। अब ये भोजन जो है पूरा एक तरह से लई के तरह हो जाता है, जो हम लोग कागज वगैरह चिपकाने के लिए लई बनाते हैं ना सर, उसके तरह हो जाता है। अब ये भोजन अमाशय से टकरता कहां है? सर नीचे। नीचे कहां जाना है? सर बॉडी से बाहर नहीं, अभी तो इसका पूर्ण पाचन ही नहीं हुआ। ये पूर्ण पाचन के लिए जाएगा सर छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन मेरे मित्र जैसे ही भोजन आपका अमाशय से छोटी आंत में जाने की कोशिश करता है, मेरे मित्र यहीं पे उसको किससे मुलाकात हो जाती है? यकृत और अग्नाशय से हो जाती है। यकृत बाइल जूस स्रावित कर देता है, जो भोजन अम्लीय था वो क्षारीय हो गया। अब उस जैसे ही अमाशय में जाएगा तो
जो जैसे ही वो छोटी आंत में जाएगा मेरे मित्र अग्नाशयी रस उसके साथ मिल जाएगा और क्या होगा, तो आप कहेंगे सर छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो अग्नाशय है यह भी आपका एक प्रकार की ग्रंथि है, और कई बार सवाल पूछा जाता है कि यह किस प्रकार की ग्रंथि है, तो आप सभी याद रखेंगे कि सर ये जो हमारा पेनक्रियाज है इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड के रूप में देखते हैं, यानी कि मिश्रित ग्रंथि के रूप में देखते हैं। और मेरे मित्र इस अग्नाशय से क्या रिलीज होता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, पूर्ण पाचक रस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? पूर्ण पाचक रस रिलीज होता है। और मेरे मित्र यही पूर्ण पाचक रस आपके भोजन के संपूर्ण पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। सर इसको पूर्ण पाचक रस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें मौजूद जो एंजाइम होते हैं सर वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों के पाचन के लिए उपयुक्त होते हैं, इसीलिए अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना। अगर आपसे कभी ये सवाल कर दिया जाए कि निम्नलिखित में से पूर्ण पाचक रस कहलाता है, आप सभी कहेंगे अग्नाशयी रस। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सरल सा सवाल कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र, आप सभी कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी कहिएगा कि गुरुजी इसी को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। साथ में मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्लग्ड लाइम भी कहते हैं। अब यहां पे CaCl2 है, इसको क्या पढ़ेंगे? आप सभी कहेंगे गुरुजी इसको हम लोग कैल्शियम क्लोराइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम क्लोराइड पढ़ेंगे। और CaCO3 तो ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, आप कहेंगे CaCO3। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चौक का रासायनिक सूत्र है, आप कहेंगे CaCO3। चौक को ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? खड़िया कहते हैं। और कई बार रेलवे में आपको सवाल देखने को मिल जाता है निम्नलिखित में से खड़िया का रासायनिक सूत्र है, आप कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता डैश का नेतृत्व करती है? हाइपरमेट्रोपिया, मोतियाबिंद, अंधापन, मायोपिया। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि नेत्र लेंस की बात की जा रही है, और ये कहां होगा? आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी, ये तो आंख में होगा। बिल्कुल मेरे मित्र, आप सभी को मालूम है कि वैसा कोई भी व्यक्ति जो बिना चश्मा के दूर और नजदीक वाले वस्तु को देख सकता है, आप सभी कहेंगे सर ये नेत्र दोष से मुक्त है। लेकिन वैसे कोई भी व्यक्ति जो चश्मा लगा करके कार्यक्रम कर रहे हैं मेरे मित्र, आप कहेंगे सर ये नेत्र दोष से पीड़ित है। और अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें नेत्र दोष की, किसकी बात करें? नेत्र दोष की। तो आप सबों को मालूम होना चाहिए कि नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं। आप कहते हैं सर मुख्य रूप से तो 3 प्रकार होते हैं, लेकिन अगले प्रकार भी हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बात करें मुख्य प्रकार की, तो पहला कहते हैं सर निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। ध्यान दीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष को ही हम लोग क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। और मेरे मित्र दूसरा आपका कौन सा होता है? सर दूरदृष्टि दोष होता है। कौन सा? दूरदृष्टि दोष होता है। ध्यान दीजिएगा कि दूरदृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और फिर मेरे मित्र आपका क्या होता है? जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता ये भी क्या है? आप कहेंगे नेत्र दोष है। और मेरे मित्र इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? प्रेसबायोपिया कहते हैं। प्रेसबायोपिया कहते हैं। साथ ही मेरे मित्र अगला क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म भी होता है। सर क्या होता है? सर एस्टिग्मेटिज्म भी होता है। एस्टिग्मेटिज्म भी होता है। और मेरे मित्र अगला फिर आपका कौन सा होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी जो अगला हमारा नेत्र दोष होता है वो कलर ब्लाइंडनेस भी होता है। कलर ब्लाइंडनेस भी होता है। ये भी क्या है? एक प्रकार का नेत्र दोष ही है। अब ध्यान देंगे कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है। दूर दृष्टि दोष में वस्तु दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। जरा दूरदर्शिता में तो मेरे मित्र वस्तु जो है ना तो वस्तु कह रहे हैं व्यक्ति जो है ना तो निकट की वस्तु को देख पाता है और ना ही सर दूर की वस्तु को देख पाता है। एस्टिग्मेटिज्म में वस्तु कोई भी व्यक्ति जो है या तो वो ऊर्ध्व रूप से खड़ी हुई वस्तु को देख पाएगा या क्षैतिज रूप से, मतलब किसी एक को ही देख पाएगा। या तो खड़ा है उसको देख पाएगा, क्षैतिज वाले को नहीं देख पाएगा, या फिर क्षैतिज वाला है उसको देख पाएगा, खड़ा वाले को नहीं देख पाएगा। कलर ब्लाइंडनेस में सर एक कोई खास रंग है जिसको कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग क्या करते हैं सर? डिटेक्ट नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते। तो सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ये निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, क्या कारण है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष के केस में क्या होता है कि जो आपके नेत्र गोलक हैं या आप कह सकते हो जो नेत्र लेंस है सर, इसकी जो वक्रता होती है वो बढ़ जाती है। बोले तो नेत्र की गोलाई जो है वो बढ़ जाती है।
अब मेरे मित्र, नेत्र की गोलाई बढ़ने से सर जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है, ध्यान में रखिएगा, नेत्र हम गलती से बोलती है नेत्र लेंस होगा, नेत्र लेंस के वक्रता में परिवर्तन, तो वक्रता बढ़ती है तो नेत्र लेंस के गोलाई में वृद्धि होती है, जिस वजह से नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है। और मेरे मित्र, अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई तो आप सबों को मालूम है कि गुरुजी P = 1/f होता है। तो आप सभी कहते हैं कि सर जो किसी भी लेंस की क्षमता होती है वो उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर लेंस की फोकस दूरी घट गई किसके वजह से? सर नेत्र लेंस जो है उसकी गोलाई के बढ़ने के वजह से, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट गई मतलब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ गई। तो इस केस में क्या होता है कि मेरे मित्र, जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बन करके रेटिना से कुछ पहले ही बन जाता है। और मेरे मित्र, हम लोग क्या कहते हैं कि सर निकट दृष्टि दोष में निकट तो देख पा रहा है लेकिन दूर नहीं देख पा रहा है। रीजन क्या है कि सर प्रतिबिंब रेटिना से कुछ पहले बन गया। अब इसका कारण क्या है? तो सर नेत्र गोलक की जो आपका नेत्र लेंस की जो सर गोलाई है उसमें वृद्धि हो जाती है और जो नेत्र लेंस की फोकस होती है वो कम हो जाती है, जिससे नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। और मेरे मित्र, जो आपका प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाता है। तो सवाल आपसे कहा जा रहा है कि नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता डैश का नेतृत्व करती है। तो आप सभी कहेंगे नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता यानी कि नेत्र लेंस की गोलाई किसको लीड्स कर रही है? निकट दृष्टि दोष को। इसी को इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब सवाल यहां पे यह है कि चलो सर नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ गई, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ गई, फोकस दूरी कम हो गई, सर क्षमता बढ़ गई, प्रतिबिंब हमारा रेटिना से पहले बनने लगा, तो ये ठीक कैसे होगा? इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष का उपचार, निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे किया जाता है? तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। कौन सा लेंस लगाकर? अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। और मेरे मित्र, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वस्तु दूर की वस्तु को देखेगा, निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा। अब दूर दृष्टि में क्या होता है मेरे मित्र? जो नेत्र लेंस होती है उसकी वक्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब नेत्र लेंस की जो गोलाई है वो कम हो जाती है, नेत्र लेंस आपका क्या हो जाता है? पतली हो जाती है। अब पतली होने की वजह से सर जो लेंस की फोकस होती है वो बढ़ जाती है। और जाहिर सी बात है कि लेंस की अगर फोकस बढ़ेगी तो उसकी जो क्षमता होगी वो ऑटोमेटिकली घट जाएगी। लेंस की फोकस बढ़ेगी तो क्षमता घट जाएगी। अब इस केस में प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन करके रेटिना के पीछे बनना शुरू हो जाता है। और मेरे मित्र, अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाता कि नेत्र लेंस की वक्रता में कमी डैश को नेतृत्व करती है, आप सभी कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया को सर नेतृत्व करती है। और दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? आप सभी याद रखना, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि मेरे मित्र, जरा दूरदर्शिता आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो मतलब व्यक्ति होते हैं उसके आंख की समंजन क्षमता घट जाती है, जिस वजह से व्यक्ति अपने नेत्र लेंस के फोकस दूरी को दूर रखी वस्तु और निकट रखी वस्तु को देखने के लिए एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो दूर और निकट रखी वस्तु को नहीं देख पाता है। और मेरे मित्र, इस दोष को ठीक करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? आप सभी याद रखेंगे, बाइफोकल लेंस की जरूरत होती है। किसकी? बाइफोकल लेंस की जरूरत होती है। अब मेरे मित्र, जो आपका एक मोतियाबिंद भी अलग प्रकार का, मोतियाबिंद भी आपका क्या होता है सर? अलग प्रकार का नेत्र दोष ही है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? कैटरेक्ट कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसके इलाज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन कराना होगा, यानी कि शल्य चिकित्सा के थ्रू ये मोतियाबिंद भी आपका क्या हो सकता है सर? ठीक हो सकता है। ऐसे चश्मा उस्मा लगाने से मोतियाबिंद खत्म नहीं होगा। तो भाई मेरे, जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता डैश का नेतृत्व करती है, आप कहेंगे मायोपिया। अगर कहता नेत्र लेंस की वक्रता में कमी डैश को नेतृत्व करती है, आप कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया। अंधापन, ध्यान में रखिएगा, अंधापन को हम लोग क्या कहते हैं सर? ब्लाइंडनेस कहते हैं। और अगर मतलब किसी के बॉडी में विटामिन ए की कमी है, हरा साग सब्जी पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो यह संभव है कि उसकी आंख की रोशनी कम हो जाए और धीरे धीरे वो अंधापन का शिकार हो जाए। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी मालूम है। अगर मालूम है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा। बहरहाल अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सरल सा सवाल कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग। तो मेरे मित्र, नींबू का जो रस होता है इसका पीएच मान हम लोग 2 से 3 के रेंज में लेते हैं और कहीं कहीं पे यही
रेंज आपको 2.2 दिख जाता है, कहीं पे सर यही 2.4 दिख जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी सवाल आपके 2021-22 में पूछे गए हैं मेरे मित्र, हम बहुत पहले का क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, तो ये दिमाग में मत रखिएगा। अच्छा, सवाल यहाँ पे पीएच मान की आई, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पीएच स्केल नाम की भी कुछ चीज होती है। कहां सर? केमिस्ट्री में। ये पीएच स्केल क्या करता है? तो सर किसी भी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को बताता है, यानी कि किसी भी पदार्थ के अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को बताने वाला जो स्केल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो पीएच स्केल है, ये जो पीएच स्केल है, इस पे आपको 0 से लेकर के 14 तक संख्या मिलती है, बीच में 7 रहता है। तो 7 से अगर इधर आएंगे तो सर पीएच स्केल जो है वो अम्लीयता को बताएगा, और मेरे मित्र अगर हम 7 से इधर जाएंगे तो वो क्षारीयता को बचाएगा। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये उदासीनता को बताएगा। किसको बताएगा? उदासीनता को बताएगा। और अगर आपसे ये कह दे कि पीएच स्केल की खोज किसने करा था, आप सभी कहेंगे सर सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करा था। आपको किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू याद है या ना है, लेकिन ये बेसिक बात आपको जरूर याद होना चाहिए। और यहां से भी मेरे मित्र आपको 1 से 2 सवाल तो देखने को मिल ही जाते हैं कि वैसा पदार्थ जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है किस प्रकार का पदार्थ होगा। अब आपको मालूम ही नहीं है तो आप कहेंगे गुरुजी परेशान तो होना लाजमी है। तो ये बेसिक बातें तो आप हमेशा अपने टॉपिक का ध्यान में रखिएगा, और मेरे मित्र क्वेश्चन के साथ आप टॉपिक को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही आप कह सकते हो कि सर स्टैंडर्ड सा सवाल है जो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। अब सर ये ब्रायोफाइटा कहां से आ गया? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जिस तरह केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के 118 तत्वों को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर? एक आवर्त बनाते हैं, एक आवर्त सारणी बनाते हैं। केमिस्ट्री में सर 118 तत्वों को पढ़ने के लिए पीरियोडिक टेबल का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से बायोलॉजी में जितने भी जीव हैं उन सभी के प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम लोग बायोडायवर्सिटी नाम से एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसको जैव विविधता बोला जाता है। और इसी जैव विविधता में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो सर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। जनरली मेरे मित्र अगर हम लोग प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि पादप के जो भी वैरायटी हैं वे सब के सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि इस प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। कितने डिवीजन में? सर 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। और वो डिवीजन कौन कौन सा है? तो मेरे मित्र पहला है आपका थैलोफाइटा। पहला कौन सा है? थैलोफाइटा। दूसरा कौन सा है आपका? ब्रायोफाइटा। दूसरा कौन सा है? ब्रायोफाइटा। तीसरा कौन सा है आपका? सर टेरिडोफाइटा। तीसरा कौन सा है? टेरिडोफाइटा। और मेरे मित्र चौथा कौन सा है? जिम्नोस्पर्म। 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 और ध्यान दीजिएगा कि पांचवा कौन सा है? एंजियोस्पर्म। पांचवा कौन सा है? एंजियोस्पर्म। अब मेरे मित्र यहां पे आपसे सवाल करा गया कि ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि थैलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत लाइकॉन और एल्गी आते हैं। और मेरे मित्र जो क्लेडोफोरा, एस्पाइरोगैरा ये सब हैं, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? सर थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आप कहेंगे थैलोफाइटा के अंतर्गत आ जाएंगे। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो मार्केंसिया है, ये जो मार्केंसिया है ये किसके अंतर्गत आता है? आप सभी याद रखिएगा कि सर ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आ जाता है। और मेरे मित्र ये जो देवदार है ये किसके अंतर्गत आ जाता है? सर जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आ जाता है। और मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना, जल तिप्तिया को वाटर क्लॉवर बोलते हैं। और मेरे मित्र ये किसके अंतर्गत आता है? तो सर टेरिडोफाइटा के अंतर्गत यह आ जाता है। तो याद रखिएगा कि मार्केंसिया, मार्केंसिया आप कहेंगे ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आएगा। और मेरे मित्र जो जल तिप्तिया है ये एक प्रकार की मार्सेलिया है। जल तिप्तिया एक प्रकार की मार्सेलिया है, ये किसके अंतर्गत आएगा? आप कहेंगे सर टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। अच्छा आंसर तो हमने बताया ही नहीं, सवाल आपसे करा गया कि किस ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि मार्केंसिया के बारे में आपने क्या लिखा कि ये ब्रायोफाइटा से संबंधित है। नेक्स्ट अगला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है कि सीरीज में 4 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। चला जी ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग प्रतिरोध को कंबाइन करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी या तो हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा?
आप कहेंगे गुरुजी ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। और मेरे मित्र इस क्रम में जो प्रतिरोध जोड़ा जाएगा तो हमें क्या होगा? आप सभी कहेंगे मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा चला? मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिलेगा। और सीरीज में जुड़े हुए प्रतिरोध के लिए जो आपका मैक्सिमम रेसिस्टेंस होता है वो कैसे निकाला जाता है? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मेरे मित्र एक दूसरा प्रतिरोध आपका इस तरीके से भी संयोजित हो सकता है कि आपका दोनों प्रतिरोध का जो दो सिरा है वो सर अलग अलग एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ हो, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस संयोजन से जो हमें सर टोटल प्रतिरोध मिलता है उसका वैल्यू मिनिमम होता है, यानी कि मिनिमम रेसिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि जो आपका पैरेलल फॉर्म में जुड़े हुए प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होता है समतुल प्रतिरोध निकालने का 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। याद रखेंगे कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों से जो हमें समतुल प्रतिरोध मिलता है वो सर सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें मिनिमम रेसिस्टेंस मिलेगा अगर रेसिस्टेंस को ऐड करेंगे तो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें मैक्सिमम मिलेगा। नाउ द पॉइंट इज दैट सर हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो 1/4 को हमें क्या करना होगा? सर जी 4 बार जोड़ना होगा। तो अधिकतम यानी कि मैक्सिमम RS के लिए मेरे मित्र मैक्सिमम RS के लिए क्या कहोगे गुरुजी? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 काहे हो? तो आप सर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1/4 ओम का 4 प्रतिरोध है, तो चला RS इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 चाहे कहिएगा 4/4 कैंसिल होकर के 1 आएगा और सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? अभी जस्ट हमने आपको बताया, अपसारी लेंस, द्विफोक्सी लेंस, बेलनाकार लेंस, अभिसारी लेंस। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग निकट दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाते हैं? आप कहेंगे सर अवतल लेंस प्रयोग में लाते हैं। कौन सा लेंस? अवतल लेंस प्रयोग में लाते हैं। और ये जो अवतल लेंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर इससे जो प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है, वो क्या होता है? तो सर फैलती हुई नजर आती है। जैसे मान लो कि ये कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें इस तरह से जा रही है तो आप सभी कहेंगे ये यहां जाएगी और ये ऐसे चला जाएगी और हमें लगेगा कि ये किरण यहां से आ रही है, ये इसके फोकस से आ रही है। ठीक इसी तरीके से यहां अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से जा रही है तो वो सर इस तरह से जाएगी और हमें लगेगा सर ये यहां से आ रही है। तो प्रकाश की किरणें यहां पे क्या हो रही है? अपसरित, फैल रही है। इसीलिए अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। जबकि मेरे मित्र उत्तल लेंस में क्या होता है? तो आप सभी देखते हैं कि सर जो भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है वे सब के सब मुख्य फोकस पर क्या होती है? कंजर्व होती है, यानी कि संरक्षित होती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो परेशान मत होइएगा, कई सारे छात्र हमारे परेशान हो जाते हैं उत्तल अवतल में। उत्तल लेंस को आप कहेंगे सर अभिसारी लेंस कहेंगे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस। निकट दृष्टि दोष में सर अवतल लेंस उपयोग किया जाता है और अवतल लेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्विफोकसी आप कहेंगे प्रेस बायोपिया में यूज किया जाएगा। अभिसारी माने उत्तल सर दूर दृष्टि दोष में किया जाएगा। नेक्स्ट है बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। आप सभी कहेंगे विटामिन B1 के कमी के चलते होता है। अच्छा, विटामिन B1 का केमिकल नेम याद रखिएगा आप सभी। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर जी थाइमीन होगा। क्या होगा? थाइमीन होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे रेटिनॉल। और अभी इसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा इसको अभी जेरोफाइटॉल भी कहा जाता है। तो अगर कहीं पे आपको जेरोफाइटॉल लिखा हुआ मिल जाए और पूछा जाए कि किसका रासायनिक नाम है, आप कहेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन डी की बात करेंगे, याद रखिएगा सर इसका रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल होता है, कैल्सीफिरॉल होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है चला? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। मेरे भाई याद रखना कि ये जो विटामिन है, इस विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा? आप सभी याद रखेंगे विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले सी फंक नामक वैज्ञानिक ने करा। विटामिन कितने प्रकार के होंगे चला? विटामिन कितने प्रकार के होंगे? याद रखेंगे 2 प्रकार के होंगे, वसा में घुलनशील
और साथ में क्या याद रखेंगे, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। और मेरे मित्र आप सभी ये याद रखना कि जल में घुलनशील विटामिन जो होगा वो कौन कौन सा होगा, विटामिन बी एवं विटामिन सी जो है वो क्या होगा, जल में घुलनशील विटामिन होगा। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब के सब क्या होंगे, आप कहेंगे सर वसा में घुलनशील होगा। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, हृदय, रिबकेज, मेरुरज्जु, मांसपेशियां। सवाल आपसे कहा जा रहा है कि क्या तंत्रिका तंतु का बना होता है, यानी कि न्यूरॉन का बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के बीच मध्यस्थता करता है। सर ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, आप पढ़ रहे हैं अभी, सर बिल्कुल शांति से पढ़ रहे हैं। अब सांप आ जाए कहीं से, क्या करोगे, मोबाइल वोबाइल छोड़ करके भागोगे, यही क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। मतलब किसी अप्रत्याशित, किसी अनजाने हुए घटना के प्रति हमारे बॉडी का जो रिएक्शन होता है वो सर रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। अब आपको यह ध्यान में रखना होगा कि किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन में आप क्या करते हो, जो घटना होती है या जो संभावित आप कह सकते हो दुर्घटना है, उससे बचने के लिए अपने हाथ पैर को अलग करते हो, मूव कराते हो। तो ये सूचनाएं जो आपको रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू, वहां पे आपके उंगली को, मान लो यहां आग जल रहा है और हमको गर्मी लगा, हम हटा लिए, ये सूचना कि यहां से तुम उंगली हटा लो, ब्रेन किसके सहारे देगा, सर स्पाइनल कोड यानी कि मेरुरज्जु के सहारे देगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन में जो मध्यस्थता का काम करता है वो कौन है, सर स्पाइनल कोड यानी कि मेरुरज्जु है, जो क्या करता है, तो सर सूचनाओं को, आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से जो विभिन्न आदेश होते हैं उसको सर क्रियान्वित अंग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके बाह्य पर्यावरण से विभिन्न संवेदना को ग्रहण करने का कार्य किसका होता है, सर न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं उसका होता है। वो डेंड्राइट्स क्या करता है, सर संवेदना को ग्रहण करके अपने साइटोन यानी कि सेल बॉडी में उसको इंपल्स में बदलता है और वो इंपल्स एक्सॉन के सहारे सर उस सूचना को अगले न्यूरॉन को ट्रांसफर करती है। और मेरे मित्र ये जो आपका सूचना ट्रांसफर होता है उसमें मस्तिष्क के द्वारा जो आदेश होगा वो किसके द्वारा पारित किया जाएगा, मेरुरज्जु के द्वारा पारित किया जाएगा, स्पाइनल कोड के द्वारा पारित किया जाएगा। हृदय आप सभी ध्यान में रखेंगे, सर इसको हम लोग सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में रक्त का वहन किसके द्वारा होता है, हृदय के द्वारा होता है। हम लोग के हृदय में कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। कौन कौन सा, तो आप कहेंगे सर दायां आलिंद, बायां निलय, बायां आलिंद, दायां निलय। ध्यान देंगे, रिब केज मेरे मित्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्थि पंजर कहते हैं, या आप कह सकते हो पसली कहते हैं। ये जो आपका पिंजरा दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पसली का पंजर कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि ये रिब केज किसको बचा रहा है, सर हमारे हार्ट को और लंग्स को बचा रहा है। मांसपेशी एक प्रकार का टिश्यू होता है यानी कि उत्तक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक सूरज का प्रकाश, मृदा, हरा पौधा, जल। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग का पूरा पर्यावरण है इसमें 2 चीज मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एक तो जो जिंदा है, दूसरा वो मरा हुआ है। मतलब मेरे मित्र हमारे पर्यावरण में जो कुछ भी जीवित के रूप में, लिविंग थिंग्स के रूप में देखे जाते हैं वे सब के सब हमारे पर्यावरण के क्या होंगे, जैविक घटक होंगे। और जो नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में देखा जाता है वो अजैविक घटक होंगे। तो यहां पे आपसे सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं, अजैविक घटक नहीं है तो क्या होगा, जैविक घटक। क्या सूरज का प्रकाश सांस लेता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो सर ये अजैविक घटक है। क्या मृदा सांस लेती है, बिल्कुल नहीं, तो क्या है ये अजैविक घटक है। क्या हरा पौधा सांस लेता है, आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये जैविक घटक है, अजैविक घटक नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि अजैविक घटक नहीं है, उसको चुनिए, तो सही आंसर चला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहां पे अगर हम लोग जल की बात करते हैं तो ये क्या करता है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो जल है ये एक तरह से जल मंडल का निर्माण करता है। और जब हम लोग अपने पर्यावरण के कंपोनेंट्स के रूप में देखते हैं तो जल को अजैविक घटक के रूप में देखा जाता है। किस घटक के रूप में, आप कहेंगे अजैविक घटक के रूप में। और मेरे मित्र जो आपसे पूछा जा रहा है उसका सही आंसर आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी सिलिकॉन जो है यहां पे उपधातु है। और यहां पे ब्रोमीन की बात की जा रही है, तो सर ये वैसा अधातु है जो रूम तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप सभी ध्यान में रख लीजिएगा कि अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है
और धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो कौन सा है? आप कहेंगे ब्रोमीन। और अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि ऐसा कौन सा धातु है जो रूम तापमान पर यानी कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की बल की एसआई इकाई है, आप सभी कहेंगे गुरुजी न्यूटन। पास्कल किसका यूनिट हो जाएगा? दाब का यूनिट हो जाएगा। और यहां पे डाइन है तो याद रखिएगा कि बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी बल का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। और मेरे मित्र फिजिक्स के जितने भी यूनिट हैं उसको आप एनटीपीसी जैसे एग्जाम के लिए कंठाग्र कर लीजिएगा, एक आध सवाल तो आपको मिल ही जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि साइंस बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने एनटीपीसी एग्जाम के लिए सर साइंस पे फोकस कर देते हैं तो साइंस से मेरे मित्र आपका 6 से 7 सवाल पूछा जाता है और हम गारंटी दे सकते हैं कि आप 6 से 7 सवाल को सर 100% सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन मिस हो जाएगा, नहीं होगा मिस, जब आपने तैयारी अच्छे से करा है, सारी चीजों को अच्छे से कवर अप करा है। तो अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है कि 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिसे चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है? HCl, NaCl, AlCl3, MgCl2। अब कई सारे छात्र होंगे कि गुरुजी साइंस बहुत आसान है, इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, लेकिन जब ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे तो आपको लगेगा कि साइंस से पहले पढ़ना चाहिए था। भाई मेरा सवाल यह है कि 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करता है, अब कौन बिलियन है आपको पता नहीं है। ये चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहा है? तो सर चूने के पानी का रंग दूधिया कर देता है। आपको यह समझना होगा कि चूने का पानी का रंग दूधिया किसके वजह से होता है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चूने का पानी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और साथ ही हमारा H2O रिलीज होता है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट सफेद और चमकदार होता है, इसके निर्माण की वजह से क्या होता है? आप सभी कहते हैं कि सर जो चूना जल होता है उसका रंग दूधिया हो जाता है। तो मेरे मित्र चूना जल ये है और ये दूधिया हो रहा है किसके वजह से? CO2 के वजह से। और यहां पे आपको ये चूज करना है कि जो हमारा चॉक पाउडर है यानी कि सर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का जो पाउडर है वो इन चारों में से किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो सर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। क्या कहोगे कि गुरुजी हम लोग धातु और अधातु के केमिकल प्रॉपर्टीज से एक चीज जानते हैं। क्या जानते हो चला? कि धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो यहां पे हमारा CaCO3 क्या है? धातु के कार्बोनेट है। सर ये किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। मेरे मित्र HCl आपका एक अम्ल है, NaCl एक लवण है, AlCl3 लवण है, MgCl2 लवण है। तो सिर्फ और सिर्फ अम्ल आपके इस ऑप्शन में कौन है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। आप कहेंगे अभिक्रिया कैसे हुई? तो मेरे मित्र जब CaCO3 HCl के साथ अभिक्रिया करती है तब ये क्या बना लेती है? सर कैल्शियम क्लोराइड, साथ में H2O और मेरे मित्र आपका CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। जो आपसे सवाल करा जा रहा था उसका कंसेप्ट कुछ इसी तरीके से है। बहरहाल जो अगला सवाल आप सबों के सामने है वो है क्वेश्चन नंबर 15 कि मीथेन का प्रतीक क्या है? क्या कहोगे कि गुरुजी अगर हम बात करेंगे मीथेन की तो CH4 को लॉक कर देंगे। मेरे मित्र अगर हम लोग बात करेंगे मिथाइल की तो आप सभी CH3 को लॉक कर दीजिएगा। किसको लॉक कर दीजिएगा? CH3 को लॉक कर दीजिएगा। अब CH2 पर दिमाग ना भटकाइएगा क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, आप पूरा करने के लिए 2 को दिया गया है, ऐसा कोई सूत्र ही नहीं होगा। अब सवाल यहां पे ये है कि सर ये CH4 और CH3 आपने कैसे कह दिया मीथेन और मिथाइल होगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो एक होता है आपका एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। CnH2n+ क्या होता है? सर 2 होता है। और मेरे मित्र जब कार्बन की संख्या 1 होती है, कार्बन की संख्या 1 होती है तो सर यही 2 इंटू 1 + 2 क्या हो जाता है? CH4। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? मीथेन पढ़ते हैं। अब मेरे मित्र एल्केन से जब एक हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं तब हमें कौन सा ग्रुप मिलता है? एल्किल ग्रुप मिलता है। जैसे कि मेरे मित्र मीथेन आपका एल्केन है, एक हाइड्रोजन हम निकाल दिए तो ये क्या बना? CH3। इसको क्या पढ़ेंगे? सर मिथाइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिथाइल पढ़ेंगे। इसलिए मैंने बोला कि CH3 को क्या कहेंगे? मिथाइल कहेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 कि कोशिका की खोज आप सभी कहेंगे रॉबर्ट हुक। इंपॉर्टेंट क्या है कि सर रुडोल्फ वर्चो ने किस चीज के बारे में बताया था? तो याद रखिएगा कि सर कोशिका विभाजन के बारे में
अगर हम लोग ये कहते हैं कोशिका विभाजन के बारे में, या आप कह सकते हो कि कोशिका जनन प्रक्रिया के बारे में, ज्यादा सही रहेगा। कोशिका जनन प्रक्रिया के बारे में किसने बताया था? वर्चो ने बताया था। क्या बताया था गुरुजी? वर्चो ने बताया था कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है। और मेरे मित्र, ये जो थियोडर स्वान और मैथियास स्लेडन है, ये मेरे मित्र, ये दोनों क्या हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, कोशिका सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? कोशिका सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। मेरे मित्र, याद रखिएगा आप सभी कि कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक जीव सर छोटे छोटे यूनिट कोशिका से मिलकर बना होता है, और कोशिका प्रत्येक जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और मेरे मित्र, जो नई कोशिका होती है उसका निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। और इस बात का एक्सप्लेनेशन सर इसी तीनों वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे यह सवाल करा जाए कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद, निम्न में से कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी वायरस को कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होगा? मेरे मित्र, ये हम होमवर्क के रूप में छोड़ेंगे। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पितरस का उत्पादन करता है? आप कहेंगे गुरुजी ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, या में भी हो सकता है आपका जो क्वेश्चन है उसका लैंग्वेज दूसरा होगा, तो दूसरे सूत्र में पूछा गया होगा, तो टैपिस्ट ने यहां पे डाल दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि मानव शरीर का पीएच रेंज कितनी होती है? आप कहेंगे 7.35 से 7.45, और एग्जैक्टली हम 7.4 कहते हैं। आप सभी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि धातुओं के पतली तार को तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? धातुओं को खींचकर पतली तार में बदलने की विशेषता तन्यता यानी कि डक्टिलिटी कहलाती है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धातुओं को पीट कर पतले चादर में तब्दील करने की जो सरगुण होती है वो आधात वर्धनता यानी कि बेलेबिलिटी कहलाती है। अभिक्रियाशीलता, कोई भी धातु किसी अन्य के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है वो उसकी अभिक्रियाशीलता कहलाती है। सर प्रति 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की मात्रा सर उस विलायक की विलता यानी कि सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। मेरे मित्र, आप सभी को एक छोटा सा जानकारी भी यहां देना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी मित्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साइंस को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना चाहते हैं, जो क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं उन सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट आप अपने अनुसार सजाना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे आरआरबी साइंस स्पेशल लाइव प्लस रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच में। ध्यान में रखिएगा, इस बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाया जाएगा। और ये आपका आरआरबी टेक्नीशियन, एसआई कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई सभी एग्जाम के लिए एक तरह से कह सकते हो साइंस का मास्टर स्ट्रोक होगा। अगर आप एक बार अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसे सवाल में कोई दिक्कत आने वाली होगी। साथ ही मेरे मित्र, अगर आपको इस कोर्स से संबंधित और अन्य जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।